वेलकम टू अनकटेल्ड, अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू डेली करंट अफेयर। और इसमें हम शामिल करेंगे 21 और 22 अक्टूबर को जो भी करंट अफेयर डेवलप हुए हैं उनको। पहली न्यूज ये है, पहला जो टॉपिक है मैप बेस्ड टॉपिक है। करवार जो कोस्ट है वो किस कोस्टल स्टेट में है, तो ये कर्नाटका में है। कॉन्टेक्स्ट ये था कि यहीं पर आईएनएस विक्रांत में जो भारत की पहली अ, एकमात्र और पहली इंडिजिनस जो आईएनएस एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी का, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली सेलिब्रेट किया है, इसलिए ये कोस्ट चर्चा में था। तो करवार कोस्ट के पास ये कर्नाटक में है, और यहीं पर इसी कोस्ट के पास में काली रिवर मिलती है अरेबियन सी में। काली रिवर अरेबियन सी मिलती है, इसी कोस्ट के पास रविंद्रनाथ टैगोर बीच है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, जापान की पहली जो महिला पीएम है, पीएम बनी है वो उनका नाम है सनाई ताकाइची। सनाई SANAI ताकाइची, इची, सनाई ताकाइची। ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं। पहले इनका जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का समझौता था वो था कोम, कोमी कोमितो से। कोमितो एक पार्टी वहां पे है, कोमितो से समझौता था। फिर बाद में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का समझौता हो गया जापान इनोवेशन पार्टी से। अब जापान इनोवेशन पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने आज सरकार बनाई है, वो वहाँ की सनाई ताकाइची जापान की पहली महिला पीएम बनी है। एक ऐप अभी बिहार में, क्योंकि असेंबली इलेक्शन है तो चर्चा में है, सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप, इसमें ये नागरिकों के लिए एक्सेस है इसका। ये डेवलप्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सी विजिल ऐप इज डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर सिटीजन्स। और इसमें नागरिक साक्ष्यों के साथ, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है, अगर उसका हनन करता है, तो साक्ष्यों के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत कर सकते हैं। तो सी विजिल ऐप ये डेवलप किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये नागरिकों के लिए एक तरीके से टूल है, उनको एम्पावर करता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अगर या कैंडिडेट जो भी इलेक्शन में है, अगर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है, तो वो नागरिक साक्ष्यों के साथ यहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1960 के असेंबली इलेक्शन जो केरला का हुआ था, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 में केरला के असेंबली इलेक्शन। काबुल में जो इंडिया का टेक्निकल मिशन था, इंडियन टेक्निकल मिशन, उसको फाइनली अपग्रेड कर दिया गया है इंडियन एम्बेसी में। अब जो वहाँ का टेक्निकल मिशन है उसी को काबुल, अब यहाँ पे जो अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट है उसके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, आमिर खान मुतक्की, 10 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसको करने का, जो टेक्निकल मिशन है, टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करने का वायदा किया था, तो ये फाइनली कर दिया गया है। वहाँ का टेक्निकल मिशन पहले जो भारत की जो भी असिस्टेंस होती थी, चाहे फूड वगैरह को लेकर हो या दवाइयाँ वगैरह को लेकर हो, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नजर रखता था, कितनी स्टॉक को देखता था ये। लेकिन अब ये ही टेक्निकल मिशन इंडियन एम्बेसी के रूप में काबुल में काम करेगा। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की यूरोपियन यूनियन की जो भी कंट्रीज हैं उनकी, उनके जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं, उनकी बैठक हुई थी अभी लग्जमबर्ग में इन्होंने ये तय किया कि 2028 से, जनवरी 2028 से कोई भी देश रूस से आयात ऑयल या गैस परचेज नहीं करेगा। तो मतलब ये जो भी इंपोर्ट है, ऊर्जा आयात है, उसको सब प्रतिबंधित कर देंगे। ये भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की बैठक थी 2028 में, जनवरी 2028 में। ये क्या करेंगे कि 1 जनवरी से ये करेंगे, एक तरीके से जो भी ऊर्जा आयात है, चाहे ऑयल हो या गैस से, अगर जो भी यूरोपियन कंट्री अगर यूरोपियन यूनियन का अगर रूस से आयात करता है, तो उस पर प्रतिबंध लगा देगा रूस। उस पर यूरोपियन, मतलब वो खुद उससे एक तरीके से ऑयल या गैस इंपोर्ट नहीं करेंगे।
एक रैंकिंग जारी हुई है, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग। ये जारी किया है एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या साइट है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये इस बॉडी ने जारी किया है ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग। इसमें इंडियन एयरफोर्स का छठा रैंक है दुनिया में। इंडियन एयरफोर्स छठे नंबर पर सबसे ज्यादा मजबूत है, फर्स्ट पर यूएस एयरफोर्स है। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन इंडियन एयरफोर्स रॉयल इंडियन फोर्स के नाम से स्थापित हुई थी। रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से स्थापित हुई थी और इसका बाद में आज़ादी के बाद इसका नाम बदल करके इंडियन एयरफोर्स कर दिया 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय वायु सेना दुनिया में छठे नंबर की सबसे मजबूत सेना है, ये इसके अनुसार है। वैसे तो हमारी एयरफोर्स बहुत प्रोफेशनल है। ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल बॉडी है, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आईयूसीएन। आईयूसीएन का एक 90वां जो सॉवरेन कंट्री जो मेंबर बना है उसका नाम है तुवालू। ये तुवालू देश आइलैंड नेशन, ये 90वां देश हो गया है जो आईयूसीएन का मेंबर बना है। इसमें इसमें कंट्री होते हैं, एनजीओ होते हैं, एजेंसीज होती हैं। तो ये इसके अलावा तुवालू के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं या संगठन हैं, एनजीओ हैं जो इसके सदस्य हैं। लेकिन अगर किसी सॉवरेन स्टेट की बात करें तो 90वां 90th जो सॉवरेन कंट्री है जो आईसीएन का मेंबर बना है वो है तुवालू। तुवालू एक पॉलिनेशियन आइलैंड नेशन है। इसकी कैपिटल है फुनाफुती। फुनाफुती ये कैपिटल है और ये पैसिफिक ओशन में साउथ पैसिफिक ओशन में है। इसके बीच में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये तुवालू, इसकी कैपिटल फुनाफुती है और ये पॉलिनेशियन आइलैंड है। आईयूसीएन की स्थापना 1948 में फॉन्टेनब्लू में हुई थी फ्रांस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अब स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड में। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये डेडिकेटेड है बायोडाइवर्सिटी की सेफ्टी को, उसके कंजर्वेशन को लेके। अभी जो इंटरनेशनल चेस 11वां चेस चैंपियनशिप होगी, चेस वर्ल्ड कप 2025, वो होगी गोवा में। 11वां संस्करण इसका गोवा में होगा। होस्ट होगा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और ये होस्ट कराएगा गोवा में 27 अक्टूबर से। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो फीडे है, फीडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ये। यही पूरी गवर्निंग बॉडी के एडमिनिस्ट्रेटर है जो वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप की। लेकिन होस्टिंग कंट्री कौन है? इंडिया है और यहाँ पे गोवा में हो रहा है। फीडे का जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको मान्यता दिया था स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 1999 में। तो फीडे 1924 में स्थापित हुआ था, लेकिन इसको स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता मिली 1999 में। इसका हेडक्वार्टर है लुजाने में, स्विट्जरलैंड में। अब ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म्ड जुलाई 1924 में बना था, जुलाई 1924 में। एक स्पोर्ट्स न्यूज और है कि मलेशिया में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल चल रहा था, सुल्तान जौहर कप जो हॉकी का टूर्नामेंट है, तो इसमें इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से हरा दिया, तो इंडिया को सिल्वर मेडल मिला। तो सुल्तान जौहर कप में मलेशिया ने ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 2-1 से हरा दिया है और ये मलेशिया में चल रहा था, ये हॉकी का टूर्नामेंट था। 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद डे मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को 21 को आज़ाद हिंद डे मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को ही जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने ही
21 अक्टूबर 1943 को 1943 को इन्होंने एक एक प्रोविजनल गवर्नमेंट स्थापित किया था। अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट इन्होंने अनाउंस किया था 21 अक्टूबर को 1943 को। और ये इंडिया की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और इसने काम करना शुरू किया सिंगापुर से। इसका जो हेडक्वार्टर था वो सिंगापुर में था। इंडिया की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ये आजाद हिंद गवर्नमेंट। इसका हेडक्वार्टर था सिंगापुर में और एक प्रोविजनल हेडक्वार्टर था इसका पोर्ट ब्लेयर में, जिसका नाम था जिसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है, श्री विजयपुरम। इस गवर्नमेंट को डिसमेंटल कर दिया गया था, बाद में रोक दिया गया था जब नेताजी की एक सो कॉल्ड विमान हादसे में मौत हुई थी, जो डेथ हुई थी इनकी नेताजी के 18 अगस्त 1945 को। इसके बाद इस जो आजाद हिंद गवर्नमेंट थी उसको रोक दिया गया था या डिसमेंटल कर दिया गया था। अब क्योंकि भारत में जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है 4G 5G हर जगह फैल रही है, हर जगह छोटे से छोटे इलाके भी कनेक्ट हो रहे हैं या पेनिट्रेशन उसका बढ़ रहा है, जो नेटवर्क या इंटरनेट का आउटरीच बढ़ रहा है। तो ये डोंगकेआला एक जगह है, डोंगकेआला वैली या यमथांग वैली, डोंगकेआला वैली और यमथांग वैली, मतलब इतने हाइट पर भी सिक्किम में भी 4G BSNL नेटवर्क पहुंच गया, इसलिए वैली इंपॉर्टेंट थी। डोंगकेआला वैली कहाँ पे है और यमथांग वैली कहाँ पे, तो ये सिक्किम में है। यहाँ पे BSNL नेटवर्क का 4G सिस्टम भी चला गया है। छोटी सी न्यूज थी कि फिनांस कमीशन का जो 16th फिनांस कमीशन का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अभी जो हवाई जो आइलैंड है नॉर्थ पैसिफिक में USA का, वहां पे 5 वोल्केनो है और उसमें सबसे ज्यादा जो एक्टिव वोल्केनो है वो है माउंट किलायू। माउंट किलायू वोल्केनो में अभी इरप्ट हुआ है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है। ये एक्टिव वोल्केनो शिल्ड है, अभी मैं बताऊंगा शिल्ड क्या है एक्टिव वोल्केनो का। अब ये हवाई में है, नॉर्थ पैसिफिक में। हवाई में 5 वोल्केनो है, वो ये है माउंट जो वोल्केनो किलायू है, मोनालोआ है, किलायू, मोनालोआ, अमोना किया और हुआला लाई और कोहाला। ये 5 किलायू, मोनालोआ, मोनाकिया, हुआलालाई और कोहाला, ये 5। इसमें सबसे ज्यादा किलायू एक्टिव वोल्केनो है और ये एक तरीके से मेंटल प्लूम से बना है। मेंटल प्लूम में मतलब कि एक हॉट स्पॉट जोन होते हैं, हॉट स्पॉट जोन कोरमेंटल बाउंड्री पे यहीं से ये एक तरीके से यहीं से लावा पहुंचता रहता है। यहीं पे जो मोल्टेन लावा पहुंचता रहता है और यहाँ पे इरप्ट होता है। ये प्लेट के बाउंड्री पर नहीं होते, जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं ओशियानिक या कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल ओशियानिक दोनों, ये प्लेट के बाउंड्री पर ये नहीं होते, ये इंट्रा प्लेट मतलब प्लेट के अंदर साइड में होते हैं। तो ये हवाई जो है हॉट स्पॉट पर है और ये कोरमेंटल बाउंड्री से यहाँ पे जो मोल्टेन रॉक्स का प्रसरण ऊपर की तरफ होता है और यहाँ पे इंट्रा प्लेट में मतलब विद इन द प्लेट नॉट एट द बाउंड्री ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। तो मेंटल प्लूम को इसमें यहाँ पे देखा जा सकता है। ये ड्रिवन बाय हीट एंड कन्वेक्शन, ये जो लावा होता है ऊपर की तरफ उठता है तो ज्वालामुखी का उद्गार होता है। अब शिल्ड वोल्केनो क्या है? शिल्ड वोल्केनो बनने के लिए जो लावा का नेचर है वो फ्लूइड ज्यादा हो, मतलब तरल ज्यादा हो, बेसाल्ट हो, बेसाल्टिक हो, और इसका मतलब कि उसमें बेसिक हो, क्षारी हो। इसका मतलब कि उसमें सिलिका की मात्रा कम हो, सिलिका की मात्रा कम।
जो जितना लावा सिलिका की मात्रा जितना कम होगी, विस्कस फोर्स उतना कम होगा, मतलब उतना ही गाढ़ा कम होगा। जब गाढ़ा कम होगा तो ये फैलेगा। तो इसमें एक तरीके से ऐसे नहीं बनता है इसका, ये फैल जाता है। जैसे दक्कन प्लेटो में लेयर बाय लेयर जमता गया है, तो दक्कन प्लेटो भी एक तरीके से शिल्ड ही है। जबकि जहाँ पे विस्कस फोर्स ज्यादा रहता है, जिस प्रकार के लावा में विस्कस फोर्स ज्यादा है, अगर उसमें बार बार उद्गार होता है तो उसमें शंकु बन जाता है, यहाँ पे शंकु नहीं बनता। तो हवाई एक प्रकार का शिल्ड है। यहाँ पे विस्कस लो होता है क्योंकि यहाँ पे बेसाल्ट या बेसिक लावा होता है, सिलिका की मात्रा लो होती है। जबकि अगर ज्यादा सिलिका रहती है तो वो, इसका मतलब विस्कस फोर्स चिपकने वाली जो शक्ति ज्यादा होगी, और वो स्ट्रेटोवोल्केनो या कोन बन जाएगा। स्ट्रेटोवोल्केनो मतलब कि कोन पर कोन ऐसे जमता जाएगा और ऊंचाई प्राप्त करेगा ऐसे। दक्कन ट्रैप इज एन एग्जांपल ऑफ बेसाल्ट शिल्ड। दक्कन ट्रैप भी बेसाल्ट शिल्ड का एग्जांपल है। एक और अभी चर्चा में था, रिनकॉन डेला वीजा। रिनकॉन डेला वीजा ये वोल्केनो है। रिनकॉन डेला वीजा ये वोल्केनो है। वोल्केनो रिसेंटली इरप्टेड, एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका में, यहाँ पे कोस्टा रिका में देखा गया था इसका इरप्शन। रिनकोन डीला वीजा ये वोल्केनो है। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ये जो सीमा सीमा साझा करती है ये कंट्री, इसके एक तरफ में पैसिफिक ओशन है, दूसरी तरफ एक एक तरफ में पैसिफिक ओशन है, दूसरी तरफ कैरिबियन सी है। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई, फर्स्ट स्टेट फिनांस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट फर्स्ट स्टेट फिनांस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूएनईपी, मतलब कि यूएनईपी ने फर्स्ट फिनांस रिपोर्ट रिलीज किया है, स्टेट ऑफ फिनांस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम में, जो ये हाईलाइट करती है कि अगर 2030 तक अगर हमको जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसके चैलेंजेस से लड़ना है, उससे जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जैव विविधता और जो लैंड रिस्टोरेशन गोल है, जो हमारे लक्ष्य लक्ष्य हैं, अगर जैव विविधता या जो भूमि के रिस्टोरेशन से या उनके पुनर्विकास से जो जुड़े लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करना है, तो हमको एक तरीके से 3 गुना अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा 2030 तक। हाईलाइट्स दैट द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन फॉरेस्ट मस्ट ट्रिपल बाय 2030 टू अचीव क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड रिस्टोरेशन गोल। अगर इसको अचीव करना है तो हमको फॉरेस्ट के विकास में, जंगलों के विकास में, वनों के विकास में 2030 तक 3 गुना लक्ष्य को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। ये हाईलाइट करती है ये रिपोर्ट, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। रिलीज्ड बाय, फर्स्ट टाइम इट इज रिलीज्ड बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एक यूएन की एजेंसी है। और मॉरिस स्ट्रॉन्ग एक व्यक्ति थे, पर्यावरणविद, इन्होंने इसकी स्थापना किया था आफ्टर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। ये एक प्रोग्राम था, कॉन्फ्रेंस था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जून 1972 को हुआ था। तो ये एक तरीके से अपने आप में पर्यावरण के लिए पहली जागरूकता कार्यक्रम था, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने इसको स्थापित किया था आफ्टर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, ये इन स्टॉकहोम 1972। ये यूएनईपी एक यूएन की एजेंसी है और ये पर्यावरण कार्यक्रम से जुड़ी यूएन की सबसे बड़ी एजेंसी, यही कोऑर्डिनेट करती है। 1888 में यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर आईपीसीसी बनाया था।
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी बनाया था ये। तो 5 जून 1972 को इस एजेंसी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में है। यूएनईपी अ मेंबर ऑफ यूनियन डेवलपमेंट ग्रुप, तो यूएनईपी यूएन डेवलपमेंट ग्रुप का एक मेंबर भी है। तो ये पहली बार इसने रिपोर्ट पब्लिश की है, स्टेट ऑफ फिनांस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूएनईपी, पहली बार इसने रिलीज किया है ये रिपोर्ट। और ये बताती है कि अगर 2030 तक हमको अपने जलवायु से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो फॉरेस्ट में 3 गुना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, यूएनईपी कुछ फैसिलिटीज के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को इम्प्लीमेंट करती है यूएनईपी, और मल्टीलेटरल फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए जो फंड है उसको भी मैनेज करती है। तो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और जो उससे जुड़े फंड हैं, एक तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए मैनेजमेंट के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंड है उसको भी ये इम्प्लीमेंट करती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। जो आधार के लिए जो यूआईडीएआई एजेंसी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यूआईडीएआई, ये लगातार आधार ऑथेंटिकेशन को मजबूत कर रही है, आईडी सिस्टम को मजबूत कर रही है यूआईडीएआई। और इसके अलावा इसके लिए चैलेंज बना हुआ है कैसे हम लोग डीप फेक को रोकें। तो इसीलिए इसने एक इनिशिएटिव लिया है, SITAA सीटा इनिशिएटिव टेकन बाय यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, टू काउंटर डीप फेक्स एंड इनहांस आधार ऑथेंटिकेशन। डीप फेक को काउंटर करने के लिए, डीप फेक मतलब कि अगर वॉइस चेंज कर देते हैं, एआई के थ्रू वॉइस चेंज कर देते हैं, या यूं कह लें कि फेस चेंज कर देते हैं, तो डीप फेक को काउंटर करने के लिए ये यूआईडीएआई ने एक इनिशिएटिव लिया है, इसको सीटा बोलते हैं, SITAA, टू स्ट्रेंथन इंडियाज आईडी इकोसिस्टम। जो भारत का आईडी इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए। और इसका पूरा नाम है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एसोसिएशन विथ आधार, ये उसका पूरा नाम है। ये स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ आधार, ये इसका पूरा नाम है, SITAA का। इसका उद्देश्य यही है कि कैसे हम आईडी सिस्टम को मजबूत करें, ऑथेंटिकेशन को मजबूत करें, और जो डीप फेक्स जैसे खतरे हैं उससे बचें। उड़ान स्कीम के अगला जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है, ये अगला जो उड़ान स्कीम की, उड़े देश का आम नागरिक, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की जो स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है। उड़े देश का आम नागरिक 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी, और अभी मिनिस्ट्री ने ये फैसला किया है, कैबिनेट ने अभी ये फैसला किया है कि अप्रैल 2027 के बाद भी इसको जारी रखेंगे। अब बहुत सफल ये स्कीम है ये, उड़े देश का आम नागरिक, और ये अंडर नेशनल पॉलिसी ऑफ सिविल एविएशन, और सिविल नेशनल पॉलिसी ऑफ सिविल एविएशन के भी जो नागरिक राष्ट्र उड्डयन के लिए जो राष्ट्रीय नीति है नागरिक उड्डयन के लिए, उसके अनुरूप भी है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है। सरकार ने इसको अप्रैल 2027 के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना और आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना। आम नागरिकों के लिए जो मतलब ऐसे लोग भी, अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि
जो हवाई चप्पल पहन सकते हैं वो भी अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। तो कुल मिला के अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना और एक तरीके से देश के जो सिविल एविएशन है उसका विकास करना। अभी इसकी जो उपलब्धि रही है कि इसमें 649 हवाई मार्गों को शुरू किया गया है। 649 जो एयर रूट है उसको शुरू किया गया है। इसमें जो पहले पुराने पड़े थे अप्रयुक्त 93 अप्रयुक्त या कम सेवाओं वाले जो हवाई अड्डे हैं उनको जोड़ा गया है। व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है और इसमें सी प्लेन्स के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए भी वाटर एयरड्रोम्स बने हैं। वाटर एरोड्रोम्स बने हैं, एरोड्रोम्स। तो 3.23 लाख उड़ानें कंप्लीट हुई हैं इसके तहत। 3.23 लाख उड़ानें इसके तहत कंप्लीट हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ये, स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक। और इसको सरकार अब 2027 के बाद भी जारी रखेगी। बेस्तु बेस्तु जो गुजराती कम्युनिटी है उनका जो न्यू ईयर है वो बेस्तु नाम से वो मनाते हैं। और गुजराती कम्युनिटी का नव वर्ष BESTU बेस्तु बेस्तु बरस बोलते हैं इसको। और ये हिंदू कैलेंडर के विक्रम संवत के कार्तिक मास के पहले दिन होता है। हिंदू कैलेंडर के विक्रम संवत कार्तिक मास के पहले दिन। ये याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भी मैंने देख कर ही लिखा है, याद करने की जरूरत नहीं। बस ये कि जो बेस्तु जो नौ वर्ष है वो कौन सी कम्युनिटी बनाती है, तो गुजराती कम्युनिटी बनाती है। अन्नकूट त्योहार को गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। गोवर्धन पूजा का दूसरा नाम अन्नकूट त्योहार भी है। तो पूछा जा सकता है कि हिंदू समुदाय से संबंधित है ये और भगवान कृष्ण को समर्पित है ये अन्नकूट त्योहार। इसमें भगवान कृष्ण के लिए कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। तो जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो कई दिन से भूखे थे और इसीलिए जो मान्यता है कि उनको भगवान कृष्ण के लिए कई प्रकार के अन्न समर्पित किए जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है कि भारत में कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व भर में पहले 10वें स्थान पर था, अब 9वें स्थान पर आ गया है। भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में पहले 9वें स्थान पर था, पहले 10वें स्थान पर था, अब 9वें स्थान पर आ गया। इसका मतलब कि भारत के जो जलवायु कार्यक्रम है या वन विकास है वो भारतीय वादों के अनुरूप हो रहा है। अगर आप जो भूपेंद्र यादव हैं जो पर्यावरण मंत्री हैं उनके ट्वीट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार भारत अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और वार्षिक वन वृद्धि के मामले में भारत 3rd प्लेस पे है। मतलब जो वृद्धि हो रही है उसकी गति दुनिया में 3रे नंबर पे है और ओवरऑल जो एरिया है वो 9वें स्थान पर है इंडिया। ये जारी किया है इंडोनेशिया के बाली में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम है GFRA, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025। ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 पूछा जा सकता है कि किस एजेंसी ने GFRA 2025 जारी किया है, तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। और दुनिया में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है रूस के पास, दूसरे नंबर ब्राजील के पास, तीसरे नंबर कनाडा के पास, चौथे नंबर में USA के पास। इंपॉर्टेंट है, एक दो इंपॉर्टेंट है अगर आप याद कर ले तो। फर्स्ट रसिया, दूसरा ब्राजील और भारत 9वें नंबर पे है। ये रिपोर्ट रिलीज बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है इसको। और इंडोनेशिया के बारे में इसका पूरा नाम है GFRA 2025, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सर्जेस 5-fold फ्रॉम 35 गीगावाट। अब इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, क्षमता बढ़कर मतलब कि 5 गुने से भी बढ़कर 197 गीगावाट हो गई है, 179। ये पूछेगा नहीं क्वेश्चन, ये पूछेगा नहीं, बस ये जैसे मेंस अभी आएगा तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कि भारत में किस प्रकार रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज बढ़ रहा है। भारत ने 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है, नॉन फॉसिल फ्यूल से।
नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है, मानद लेफ्टिनेंट कर्नल मानद ये बने हैं। ये नायब सूबेदार से इन्होंने ज्वाइन किया था, पहले नायब सूबेदार बना गया था मानद इनको, अब इनको फिर सूबेदार, अब इनको बना दिया है कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल। नीरज चोपड़ा ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, उसके बाद 2024 में पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीता था। ये भी अभी यूएसए ने चाइना पर 1 नवंबर से जो चाइनीज गुड्स हैं उसमें 150% की टैरिफ लगाने की घोषणा किया है। इसके भी पूछने का वो संभावना कम है, लेकिन अगर आप ट्रेड वार से क्वेश्चन आ गया तो ऐसे आंकड़े डाल सकते हैं इसमें। तो चाइना रशिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि ये एक तरीके से रूस और यूक्रेन वार को फंडिंग हो रही है। तो चाइना रशिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, और 1 नवंबर से यूएसए चाइना की वस्तुओं पर 150% टैरिफ लगाने जा रहा है।